नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मैथ्स परिवर्तन परिवार में आप सभी का। दोस्तों, आज हम आपको यूपीएसआई उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती का पेपर एनालिसिस करवाने चल रहे हैं। तो देखिए, ये जो है 12/12/2017 में हुआ था, तो उसका जो है ये हिंदी का पार्ट है और हम आपको जीएस का पार्ट जो है आज पूरा एनालिसिस करवाएंगे। दोस्तों देखो, जब जो है प्रीवियस पेपर हम लोग सॉल्व करते हैं तो उससे एक हमको अनुभव प्राप्त होता है। तो उस अनुभव को आपको काफ़ी ज़रूरत है, तो उस अनुभव को आपको लेना है, जिससे ये पता चलेगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो चलिए हम लोग जीएस का पूरा एनालिसिस करते हैं। और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ठीक है, जिससे कि आप नोटिफिकेशन भी जो है बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे, नोटिफिकेशन भी आपके पास पहुंचता रहेगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरुआत करते हैं हमारा जीएस का पार्ट। तो अब चलिए इसको हम शुरू करते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? भारतीय दंड संहिता के अनुसार निम्न कौन निष्कर्ष सही है? तो हमारा कथन पहला है कि 6 वर्ष के एक बच्चे ए ने बहुत सारी मारधाड़ की फिल्में देखी। एक दिन वह बच्चे ए ने बी को जोर से धक्का देता है, जिसकी वजह से वह बच्चा बुरी तरह से घायल हो जाता है। ए ने कोई अपराध नहीं किया है। ठीक। अब दूसरा कथन क्या कहता है कि क्यों ने पी को एक नशीला पदार्थ खिला दिया। क्यों ने पी को खिलाया है। क्यों ने पी को एक नशीला पदार्थ खिला दिया। फिर कहा कि उस नशीले पदार्थ के प्रभाव में यह न जानते हुए कि उसके हाथों क्या हो रहा है, पी ने आर की हत्या कर दी। कहने का मतलब 3 व्यक्ति हैं। अब एक पहले ने दूसरे खिलाया, दूसरे ने अनजाने में तीसरे को मार दिया। तो अब कहा गया है कि पी ने कोई अपराध नहीं किया है। तो दोस्तों अब बताइए कि इसमें हमारा जो है अपराध किए हैं कि नहीं किए हैं। तो अब देखिए, ऑप्शन क्या है हमारा? केवल 2। दूसरा ऑप्शन क्या है? केवल 1। तीसरा ऑप्शन क्या है? 1 और 2 दोनों नहीं किए। चौथा ऑप्शन क्या है कि 1 और 2 दोनों। तो दोस्तों हमको निकालना क्या है इसमें कि जो है कथन सही है। तो हमारा कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों देखिए, 6 वर्ष के एक बच्चे ने, मतलब 6 वर्ष का बच्चा है, तो इसका मतलब क्या कि देखिए, हमारे जो संविधान में है वो भारतीय दंड संहिता के अनुसार दिया गया है कि 7 वर्ष से कम आयु के बच्चा अगर कोई अपराध करता है तो उसको अपराध के श्रेणी में नहीं लिया जाएगा। तो ये हमारा पहला कथन सही हो जाएगा। अब दूसरा क्या है? देखिए, क्यों ने पी को खिलाया, अब पी ने आर को मार दिया। तो देखिए, जो इसमें अपराध कर रहा है वो क्यों कर रहा है, ना कि पी, क्योंकि पी तो नशे में है। अब उसने जो है चोरी से खिला दिया, चुपके से खिला दिया, तो अब उसको क्या पता कि मैं नशीला पदार्थ खा रहा हूँ। तो अब जो है जो अपराध कर रहा है वो कर रहा है क्यों? तो हमारा दूसरा ऑप्शन भी सही हो जाएगा, दूसरा कथन भी सही हो जाएगा। तो इसमें जो है हमारा आंसर कौन सा सही होगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि 30 नवंबर 2017 को अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री थे। तो बताइए दोस्तों, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। देखिए, करंट के क्वेश्चन से डरना नहीं है। करंट के ये जो है बहुत पुराना करंट है, इसलिए अगर इसको आप नहीं लगा पाते हैं तो कोई बात नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हमको वर्तमान मतलब करंट का मतलब ही होता है कि हाल ही का जो होना चाहिए वो हमको याद होना चाहिए। तो ये पुराना हो गया, इससे कोई जो है आपको इशू नहीं होना चाहिए। हालांकि अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए बताइए, बिल्कुल सही आपने बताया है। हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। मुख्तार अब्बास नकवी जी जो है अल्पसंख्यक कार्य के मंत्रालय थे। अब वर्तमान में कौन है? तो नजमा हेमतुल्ला है, वर्तमान में नजमा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों को, राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो कौन सा सही है इसमें बताना है। अब पहला हमारा जो है वो पहला कथन है, राष्ट्रपति द्वारा घोषित अध्यादेश की शक्ति कानून के समतुल्य ही है।
दूसरा कथन क्या है, संसद के दोबारा बैठने पर बैठक की तारीख से 3 सप्ताह के बाद अध्यादेश निष्क्रिय हो जाता है। अध्यादेश निष्क्रिय हो जाता है। तो चलिए दोस्तों बताइए आप अपना आंसर। आ गया होगा आंसर, बिल्कुल सही है। देखिए कहा गया कि राष्ट्रपति द्वारा घोषित अध्यादेश की शक्ति कानून के समतुल्य होता है, बिल्कुल सही है। तो ये जो राष्ट्रपति द्वारा घोषित जो अध्यादेश होता है वो कानून के समतुल्य होता है, वो कानून ही एक प्रकार का होता है, ठीक है। अब दूसरा क्या कह रहा है कि संसद के दोबारा बैठने पर बैठक की तारीख से 3 सप्ताह के बाद अध्यादेश निष्क्रिय हो जाता है। तो नहीं दोस्तों, ये बिल्कुल गलत है। देखिए जब तक उसको पास नहीं किया जाता है संसद में तब तक वो एक कानून ही होता है, लेकिन अगर 6 महीने के अंदर उसको पास नहीं किया जाता है तो वो 6 महीने के बाद अपने मन से वो निष्क्रिय हो जाता है, 6 महीने के बाद ख़त्म हो जाता है। इसमें क्या कहा गया कि 3 महीने के बाद 3 सप्ताह के बाद ख़त्म हो जाता है, तो ये बिल्कुल गलत है। 6 महीने तक वो रहता है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, डी ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में अध्याय 4 में निहित है। कहने का मतलब ऑप्शन क्या है हमारा, अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51, बी ऑप्शन क्या है अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 35, सी ऑप्शन है अनुच्छेद 18 से अनुच्छेद 24, डी ऑप्शन है अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 61। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों क्या है इसमें कि नीति निर्देशक जो तत्व होता है वो हमारा अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक होता है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्रत्योस्फीति का अर्थ है। तो पहला ऑप्शन क्या है, मुद्रास्फीति दर में कमी, बी ऑप्शन क्या है सामान्य कीमत स्तर में वृद्धि जो अक्सर धन या ऋण की आपूर्ति में कमी की वजह से होती है, सी ऑप्शन सामान्य कीमत स्तर में गिरावट जो अक्सर धन या ऋण की आपूर्ति में कमी की वजह से होती है, डी ऑप्शन क्या है सरकार की ओर से एक मौद्रिक हस्तक्षेप के माध्यम से अपस्फीति का सुविचारित व्युत्क्रम। तो हाँ दोस्तों, हमारा आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो डी ऑप्शन सही हो गया। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये है दोस्तों अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन चिपको आंदोलन के साथ जुड़ा हुआ था। तो दोस्तों पहला जो है हमारा क्या कहा गया है कि सुंदरलाल बहुगुणा, दूसरा क्या कहा गया है चंडी प्रसाद भट्ट, तीसरा क्या है मेधा पाटकर, चौथा क्या है विनोबा भावे। तो दोस्तों अब ये चारों नाम आपको सुने सुने लग रहे हैं तो आपको यहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाएगी, लेकिन दोस्तों आपको ये ध्यान देना है कि चिपको आंदोलन पूछा गया है। तो चिपको आंदोलन के साथ सुंदरलाल बहुगुणा जी हैं और चंडी प्रसाद भट्ट जी हैं जो कि चिपको आंदोलन में बड़े पैमाने पर भाग लिया। अब दोस्तों अब हमको जानना है कि ये मेधा पाटकर फिर कौन है और विनोबा भावे कौन है। तो मेधा पाटकर नर्मदा बचाओ आंदोलन, किससे, नर्मदा बचाओ आंदोलन से हैं। अब विनोबा भावे किससे हैं, विनोबा भावे जी जो हैं वो हमारे भूदान आंदोलन से हैं, भूदान आंदोलन से हैं, ठीक दोस्तों। चलिए तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 1 और 2, तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 30 नवंबर 2017 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की मंत्री कौन थी और वर्तमान में भी यही हैं अभी भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80(1) के अनुसार राज्यसभा की संरचना में निहित हैं। तो पहला कथन कहा गया कि राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 12 सदस्य, दूसरा ऑप्शन क्या कहा गया है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकतम 238 प्रतिनिधि। तो दोस्तों अब इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, देखिए पहला कहा गया कि 1 और 2 दोनों, दूसरा ऑप्शन कहा गया कि केवल 2, सी ऑप्शन कहा गया केवल 1, डी ऑप्शन 1 और 2 दोनों नहीं है। तो दोस्तों हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा, बिल्कुल सही है। देखिए 80(1) में अनुच्छेद 80(1) में कहा गया है कि राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य मनोनीत किए जाएंगे, किसमें, राज्यसभा में। फिर ये कहा गया कि अधिकतम 238 प्रतिनिधि हो सकते हैं। तो हमारा दोनों
हमारा दोनों सही है, तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्त हमारा क्या है कि सदन के अधिकार और विशेषाधिकार उसकी समितियों और सदस्यों के अभिरक्षक हैं, तो कौन है हमारे, देखिए कौन से, कहने का मतलब सदन के अधिकार और विशेषाधिकार, कौन से सदन के अधिकार और विशेषाधिकार उसकी समितियों और सदस्यों के अभिरक्षक है, तो कौन सी समिति है, तो दोस्तों वो हमारी पीठासीन अधिकारी है। जो पीठासीन अधिकारी होता है वो अपने सदस्यों के अभिरक्षक होता है। कौन होता है, अभिरक्षक होता है। चलिए, तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस पौधे का पक्षाघात और मानसिक विकारों के इलाज के लिए प्रयोग किया जाता है, कहने का मतलब किस पौधे का पक्षाघात और मानसिक विकारों के इलाज के लिए, मतलब ये है दोस्त हमारा कि पक्षाघात और मानसिक विकार एक जो है बीमारी है, इसके इलाज के लिए कौन से पौधे का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए दोस्तों बताइए, आप अपना आंसर दीजिए। हाँ बिल्कुल सही आपने बताया है। देखिए जो कुचला पौधा है, कुचले पौधे का पक्षाघात और मानसिक विकारों के इलाज में प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब बात आई डिजिटालिस है, इसका प्रयोग कहाँ होता है, हाँ बिल्कुल हृदय विफलता में। ठीक है, ठीक, देखिए अब जो डिजिटालिस जो होता है इसका जो है हृदय गति, टीबी, मिर्गी, इन सभी में यूज होता है। ठीक है, लेकिन जो रतालू है, अब रतालू का प्रयोग क्या होता है, तो रतालू जो है कब्ज में प्रयोग किया जाता है। अब बात आई, देखिए रतालू हो गया कब्ज में, ठीक, ये कब्ज में हो गया। अब बात आई है इसबगोल, तो इसबगोल जो होता है ये एक झाड़ी नुमा पौधा होता है, ये जो होता है एक झाड़ी नुमा पौधा होता है, और ये जो है अतिसार में प्रयोग किया जाता है। किसमें होता है, अतिसार में। तो जो दोस्तों ये चारों जो है आपको पता हो गया है ना। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या क्वेश्चन पूछा गया है हमारा, तो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या पूछा गया है, कहा गया है कि स्वच्छ साथी कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो ये हमारा जो है करंट का क्वेश्चन था। चलिए बताइए उस समय कौन थे। हालांकि जो है अगर नहीं याद तो कोई जो है समस्या की बात नहीं है। चलिए बताइए, अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है। देखिए जो स्वच्छ साथी कार्यक्रम है इसके ब्रांड एम्बेसडर जो थे वो उतनी समय दिया मिर्जा जी थी। कौन थी, दिया मिर्जा। अब बात आई जो तीन ये लोग हैं, ये इनको भी हमने पढ़ा है, तो ये किस जो है कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर हैं इसको भी हम जान लेते हैं। तो देखिए जो दीपिका पादुकोण है, ये जो दीपिका पादुकोण जी हैं ये एयरलाइंस विस्तार की ब्रांड एम्बेसडर हैं, एयरलाइन विस्तार की ब्रांड एम्बेसडर हैं। अब बात आई प्रियंका चोपड़ा की, तो ये प्रियंका चोपड़ा किसकी हैं, तो ये असम राज्य पर्यटन की ब्रांड एम्बेसडर हैं, असम राज्य पर्यटन की ब्रांड एम्बेसडर हैं। ठीक है, अब बात आई पीवी सिंधु की, तो ये पीवी सिंधु कौन है, तो ये स्वच्छ आंध्र मिशन की ब्रांड एम्बेसडर हैं, स्वच्छ आंध्र मिशन की ब्रांड एम्बेसडर हैं। चलिए तो हमारा इसमें आंसर कौन सा सही होगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है। अब पहला कथन क्या है कि निजी कंपनियों अथवा सार्वजनिक निजी भागीदारी फर्मों द्वारा भूमि अधिग्रहण के मामले में 90% विस्थापित लोगों की सहमति आवश्यक है। अब दूसरा क्या है कथन, अगर निजी कंपनियां भूमि का बड़ा हिस्सा खरीदती हैं तो इसके लिए पुनर्वास और पुनर्स्थापन का प्रावधान होना आवश्यक है। तो चलिए बताइए आपका आंसर कौन सा सही हो रहा है। पहला हमारा कह रहा है कि जो है निजी कंपनियां जब कोई जो है ज़मीन या कुछ खरीद रही हैं तो 90% लोगों को वहाँ पर जो है सहमत चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं, वहाँ पर 100% लोगों की सहमत चाहिए। तो उसके लिए क्या होता है, या तो उनके लिए पुनर्वास जो है स्थापित करो, या फिर सभी जो है राजी हों, जो है वो आपको जो है बेच दें। तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा कथन दूसरा सही हो जाएगा, पहला गलत हो जाएगा। तो हमारा इसमें कौन सा सही होगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहली बार विधायिका में द्विसदनीय व्यवस्था लागू की, तो किसने लागू की? तो दोस्तों इसको आपको ध्यान रखना है कि भारत सरकार अधिनियम के तहत ये लागू हुआ है, ठीक है ना। अब भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, तो ये हमारी आज़ादी के लिए लड़ाई की गई थी इसके तहत। अब देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लोकपाल। लोकपाल एक संस्कृत शब्द है हिंदी में जिसका अर्थ है, तो हिंदी में इसका अर्थ है लोगों की देखभाल करना। तो ये सब क्वेश्चन जो है छोटे छोटे क्वेश्चन है और इसका कोई डिस्क्रिप्शन देने की आवश्यकता नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चींटियों के हमले से फसलों की सुरक्षा के लिए निम्नलिखित में से किस कीटनाशक का प्रयोग किया जाता है? तो जब चींटी हमला करते हैं तो उसके लिए कपूर का प्रयोग किया जाता है। अब बात आई एंड्रिन क्या है? तो एंड्रिन दोस्तों क्या होता है? ये भी एक कीटनाशक दवा ही है, लेकिन इसका जो प्रयोग होता है वो कपास, मक्का और गन्नों के कीट को मारने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। किसमें? कपास, मक्का, गन्ना। अब बात आई नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गरीबी रेखा से नीचे के लोगों का अनुपात द्वारा अनुमानित किया जाता है। तो कहने का मतलब गरीबी रेखा के तहत अगर कोई है तो उसको हम कैसे समझेंगे कि वो गरीबी रेखा में है, उसको हम कैसे जानेंगे? तो उसके लिए एक जो है प्रावधान है, वो क्या है? उसको किस बेस पर जाना जाएगा? तो दोस्तों उसको देखा जाता है लोगों की संख्या के अनुपात पर, कि जिस अकॉर्डिंग लोग हैं उस अकॉर्डिंग उसकी जो आमदनी है वो कितना है, क्योंकि जिस प्रकार से जनसंख्या होगी उसी आधार पर आमदनी भी होना जरूरी है, ठीक है दोस्तों। तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विभिन्न बाजारों में कीमतों या प्रतिलाभ में अंतर से लाभ लेने को क्या कहा जाता है? तो बिल्कुल आसान है, इसको आपको लर्न कर लेना है। इसको अंतरपणन कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? अंतरपणन। दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर इसमें आप 20 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं 40 में, तो बहुत ही अच्छे लेवल पे हैं आप जीएस में। बहुत ही, कहने का मतलब बहुत ही अच्छे, समझ रहे हैं। और अगर अब आज की सिचुएशन के अनुसार जो आज का पैटर्न रख रहे हैं उस अकॉर्डिंग अगर आप 15 भी कर लेते हैं तो 35% पर आप पास हो जाएंगे। लेकिन ये जिस समय का जो है पेपर है उस समय 50% पर पास मार्क था, तो आपको इसमें से 20 क्वेश्चन तो सही करने ही करने हैं, है ना। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है? चलिए बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, अब की बार बताइए इसको। हाँ बिल्कुल, देखिए बाजार और मेले राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। वन्य पशु एवं पक्षी संरक्षण, राज्य की सुरक्षा संबंधी कारणों से निवारक नजरबंदी तथा विवाह और तलाक समवर्ती सूची के विषय के अंतर्गत आते हैं। इसका मतलब क्या है? देखिए जो ये बाजार और मेले हैं ये राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। बाकी ये जो तीन हैं ये तीनों समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। किस में आते हैं? समवर्ती सूची, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में संविधान सभा की पहली बैठक संविधान सभागृह में हुई, जिसे अब कहा जाता है। चलिए बताइए, बिल्कुल आसान है। हाँ बिल्कुल सही, ठीक है। तो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इसको अब क्या कहा जाता है? संसद भवन का केंद्रीय कक्ष। अब लोकसभा कक्ष क्या है? राज्यसभा कक्ष है क्या है? पुस्तकालय भवन क्या है? तो पुस्तकालय तो आप जानते ही हैं, राज्यसभा भी आप जानते हैं, लोकसभा भी जानते हैं। अब बात आई संसद भवन की, तो उसको आपको अब जानकारी हो गई। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संरचनात्मक बेरोजगारी के लिए सबसे कम कारण माना जाता है? तो दोस्तों अब ऑप्शन क्या है हमारा? पहला ऑप्शन है आबादी। दूसरा ऑप्शन क्या है? उस क्षेत्र का अप्रासंगिक ज्ञान जिसमें रोजगार के अवसर कम है। तीसरा क्या है हमारा? देश के बीच मुक्त व्यापार समझौते नौकरियों को स्थानांतरित करने के लिए प्रेरित करना। चौथा क्या है? प्रौद्योगिकी
प्रौद्योगिकी। तो बेरोजगारी के लिए सबसे कम कारण जो माना जाता है वो है आबादी। ठीक है, आबादी जो है बेरोजगारी के लिए सबसे कम कारण माना जाता है। बाकी जैसे प्रौद्योगिकी हैं, अब ये सब चीज़ें ये बड़े में आ जाते हैं। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्त कि भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अर्थात ट्राई द्वारा प्रस्तुत की गई एक संकल्पना है जिसमें एक व्यक्ति कारोबार प्रचार वाले फ़ोन और संदेश रोकने के लिए अपने फ़ोन का विवरण पंजीकृत करा सकता है। तो वो कौन सी चीज़ है? तो दोस्त हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा? देखिए, स्पैम फिल्टर। दूसरा ऑप्शन क्या है? उत्पीड़न रोजी पंथी। सी ऑप्शन क्या है? निजता निगरानी। डी ऑप्शन क्या है? परेशान ना करें। चलिए दोस्त देखिए, परेशान ना करें ये भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई द्वारा प्रस्तुत की गई एक संकल्पना है। परेशान ना करें ये एक संकल्पना है। ठीक है, फिर अब इसके तहत एक व्यक्ति कारोबार प्रचार करने के लिए फ़ोन और संदेश रोकने के लिए अपने फ़ोन का विवरण पंजीकृत करा सकता है, जबकि स्पैम फिल्टर एक प्रोग्राम है जिसका उपयोग अनचाहे ईमेल को रोकने के लिए किया जाता है। ठीक है ना, ये जो स्पैम फिल्टर है ये अनचाहे ईमेल को रोकने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, ये अब हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कंप्यूटर में फाइल फोल्डर आदि के चित्रात्मक निरूपण को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है बताइए? बिल्कुल सही है, क्या कहा जाता है? आइकॉन कहा जाता है। ठीक है, एक फोल्डर, देखिए कंप्यूटर में फाइल फोल्डर आदि की चित्रात्मक निरूपण को जो है आइकॉन कहा जाता है। ठीक, टास्क बार जो होता है वो नीले रंग की पट्टी होती है। जब किसी प्रोग्राम को खोला जाता है तो वो टास्क बार में दिखाई देता है। ठीक है ना। अब टूल बार क्या होता है? टूल बार एक ग्राफिकल नियंत्रण तत्व है जिस पर ऑन स्क्रीन बटन, आइकॉन, मेन्यू या अन्य इनपुट या आउटपुट तत्व रखे जाते हैं। ठीक है ना, तो इसका जो है पूरा डिस्क्रिप्शन मैंने दे दिया। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि भारत और अफगानिस्तान के द्वारा बनाए गए एक मैत्री बांध का नाम क्या है? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। अगर इसको आप नहीं लगा पाएंगे तो समझ लिए आप बहुत दूर दूर हैं ये। ठीक है, चलिए मैत्री जो बांध है वो हमारा क्या है? सलमा बांध है। ठीक है, अब बात आई जो दरुंदता है वो क्या है? तो दरुंदता बांध का निर्माण 1964 में हुआ था। ये जो है अफगानिस्तान में सोवियत संघ के सहयोग से बनाया गया था। ठीक है, अब बात आई पंदोह। तो पंदोह बांध कौन सा क्या है? तो पंदोह बांध जो है वो हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में ब्यास नदी पर बनाया गया है। ठीक है, अब बात आई किस्सो बांध। ठीक, दरुंदता हो गया है, अब किस्सो बांध। तो किस्सो बांध टॉन्स नदी पर बनाया गया है। ठीक है, और ये जो है हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बीच की सीमा को बनाता है, फैलाता है। ठीक, तो ये जो है चारों हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित स्रोतों में से किसके माध्यम से पौधे हाइड्रोजन प्राप्त करते हैं? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चनों को आपको नहीं छोड़ना है, ऐसे क्वेश्चन आपको 100% सही करके जाना है। तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा? मृदा जल। ठीक है दोस्तों, इसको आपको लर्न होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि अगर लोक सूचना अधिकारी सूचना अधिकार अधिनियम के तहत विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर सूचना प्रार्थी को सूचना देने में असफल हो तो उसे कहा जाता है? बताइए, बिल्कुल आसान है ये। हाँ बिल्कुल, इसको कहा जाता है मानित अस्वीकृति। मानित अस्वीकृति। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक ऐसा कर है जिसकी वसूली सिर्फ राज्य सरकार कर सकता है? चलिए बताइए, ये भी बिल्कुल आसान है। हाँ, भूमि राजस्व। इसका जो वसूली होता है
वो सिर्फ राज्य सरकार ही करता है। बाकी जो है वो जो है सभी, जैसे आयकर पर अधिभार, तो ये कर पर कर लिया जाता है। ठीक, तो बाकी सब जो है इसमें जो है केंद्र लेता है। भूमि राजस्व है, इसको जो है राज्य सरकार लेती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कहा गया है कि आम चुनावों की मतदान प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है। चलिए कथन दिया गया है, बताइए। पहला कथन है कि चुनाव आयोग के अधिकारी यह सुनिश्चित करते हैं कि प्रत्येक मतदाता को 2 किलोमीटर के भीतर एक मतदान केंद्र मिले। बिल्कुल सही है। ठीक है, दूसरा क्या है, चुनाव आयोग से अधिकारी यह सुनिश्चित करते हैं कि किसी भी मतदान केंद्र को 1500 से अधिक मतदाताओं का भार न उठाना पड़े। चलिए बताइए कौन सा सही हो जाएगा। पहला ऑप्शन हमारा केवल ए 1, दूसरा ऑप्शन केवल 2, सी ऑप्शन 1 और 2 दोनों ही नहीं है सही। चौथा ऑप्शन क्या है, 1 और 2 दोनों सही हैं। तो दोस्तों क्या सही होगा हमारा, 1 और 2 दोनों सही है, तो डी ऑप्शन हमारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है दोस्तों, क्या है कि संविधान के किस अनुच्छेद का अर्थ यह भी है कि भारतीय नागरिक अथवा दूसरी किसी भी व्यक्ति के साथ भिन्न भिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न तरीके से बर्ताव किया जाएगा। चलिए बताइए ऑप्शन क्या है आपका। पहला अनुच्छेद 15 सामाजिक एकता। ठीक, दूसरा क्या है, अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। सी ऑप्शन क्या है, अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता। डी ऑप्शन क्या है, अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। तो दोस्तों भिन्न भिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न तरीके से बर्ताव करवाता है, कौन सा हमारा अनुच्छेद बताता है। देखिए विधि के समक्ष समानता, ये अनुच्छेद 14 जो कहता है, ये कहता है कि यह भारतीय नागरिक अथवा दूसरे किसी भी व्यक्ति के साथ भिन्न भिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न तरीके से बर्ताव किया जा सकेगा, ऐसा प्रावधान है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 14 में ऐसा कहा गया है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किन्हीं जनहित याचिकाओं की जननी कहा गया है, किन्हें जनहित याचिकाओं की जननी कहा जाता है, जिन्होंने अदालतों में 100 से भी अधिक जनहित याचिकाएं दायर की हैं, जिनमें प्रमुख है प्रख्यात भागलपुर अखफोड़वा कांड अथवा विचाराधीन कैदी मामला। ठीक है, तो बताइए इसका ऑप्शन जो है आंसर आपका कौन सा हो जाएगा। पहला ऑप्शन है इंदिरा जयसिंह, दूसरा ऑप्शन है पुष्पा कपिला हिंगोरानी, सी ऑप्शन है लिली थॉमस, डी ऑप्शन है हुसैन नारा खातून। तो ये आपका जो है बिल्कुल आसान क्वेश्चन, ये आपको लर्न ही होना चाहिए। ठीक है, तो आपको जो इसमें आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, पुष्पा कपिला हिंगो रानी। ठीक है ना, पुष्पा कपिला हिंगो रानी एक भारतीय वकील थी। पुष्पा कपिला हिंगो रानी को जनहित याचिकाओं की जननी भी कहा जाता है। ठीक है, यह आपको याद होना चाहिए। अब जो है बात आई इंदिरा जयसिंह, तो ये एक ऐसी भारतीय वकील हैं जो मानवीय अधिकारों को बढ़ावा देने में अपनी कानूनी सक्रियता के लिए विख्यात है। ठीक है, अब बात आई लिली थॉमस की। तो लिली थॉमस ये एक ऐसी भारतीय वकील हैं जिन्होंने ऐसी मुहिम चलाई कि आपराधिक मामलों में दोषी पाए गए राजनेताओं को पद से हटाने तथा चुनावों में भाग नहीं लेने का सर्वोच्च न्यायालय आदेश पारित करे। ठीक है, तो जो लिली थॉमस थी, इनकी जो विचारधारा थी बहुत ही बेस्ट थी, बहुत ही अच्छी थी। ये जो कानून बनाती थी बहुत ही बेस्ट कानून बनाती थी। लेकिन दोस्तों क्या है कि कानून को जो पास करना है वो तो संसद को पास करना है, और उसमें सभी विधायक और सांसद होते हैं, तो वो लोग ऐसा कभी नहीं करेंगे, क्योंकि ये नेताओं से संबंधित है। तो राजनेताओं से संबंधित है, तो ये राजनेता अपने खिलाफ कभी नहीं जा सकते हैं, तो इसलिए ऐसा कानून कभी नहीं बन सका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है,
नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि आयकर अधिनियम में एक प्रमाण पत्र है जो नियोक्ता अपने कर्मचारियों को देता है। यह प्रमाणित करता है कि यह नियोक्ता द्वारा कर्मचारी के वेतन से काटे गए कर की राशि प्रमाणित करता है। तो चलिए दोस्तों बताइए इसका आंसर। हाँ बिल्कुल सही, फॉर्म 16 ये जो है एक प्रमाण पत्र नियुक्त करता है। ठीक है, आपको लर्न होना चाहिए कि फॉर्म 16 के अंतर्गत जो है काटे गए कर की राशि को ये प्रमाणित करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन क्या है हमारा कि दोनों सदनों के सदस्य बहस में हिस्सा लेते हैं परंतु केवल राज्यसभा के सदस्य को मत देने का अधिकार है। क्या ऐसा है? अब दूसरा क्या है, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग तभी लाया जा सकता है जब वे राष्ट्रपति पद के लिए अयोग्य सिद्ध हो जाएं या फिर वित्तीय अनियमितता में लिप्त पाए जाएं। तो क्या ऐसा भी है? चलिए बताइए, आप अपना आंसर दीजिए। हाँ बिल्कुल, तो ऐसा हमारा प्रावधान नहीं है, तो ये हमारा दोनों गलत हो जाएगा, तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए सी ऑप्शन क्यों सही होगा, देखिए राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग सिर्फ संविधान का अतिक्रमण करने पर चलाया जाता है। ठीक है, महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ की जा सकती है। इन आरोपों पर दोनों सदन में चर्चा के बाद 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित होने पर राष्ट्रपति को अपने पद से त्यागपत्र देना होता है। ठीक है, तो इनको जो है 2/3 मत से जो है पास करना पड़ता है, तब जाके इस पर महाभियोग लगाया जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या है कि भारतीय सेना द्वारा आज़ाद कराने से पहले गोवा एक प्रदेश था। चलिए बताइए, बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन, हाँ बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए बताइए। हाँ ठीक है, आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, सी ऑप्शन, पुर्तगालियों का। देखिए गोवा जो है ये एक ऐसा राज्य है कि इसको पुर्तगालियों ने 1961 में आज़ाद किया है। ठीक है, भारतीय सेना द्वारा आज़ाद कराने से पूर्व गोवा एक पुर्तगाली प्रदेश था। फ्रांस के द्वारा मुक्त कराया गया प्रदेश पुदुचेरी था। ठीक है, इसको कब जो है आज़ाद किया था, 1954 में। पुदुचेरी को देखिए फ्रांसीसियों को द्वारा पुदुचेरी को 1954 में। ठीक है, बाकी जो है पुर्तगालियों द्वारा जो है गोवा को 1961 में आज़ादी प्राप्त हुई। चलिए बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अब ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कहा गया कि किस वर्ष भारतीय वन सेवा की स्थापना हुई। तो बिल्कुल ये आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल हाँ, तो 1966 में, ये आपको लर्न होना चाहिए कि 1966 में भारतीय वन सेवा की स्थापना हुई है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या है कि इस यातायात संकेत का अर्थ क्या है। तो एक त्रिभुज बनाया गया है और इसका जो है पूछा गया है कि ये किस यातायात संकेत का अर्थ है। तो चलिए बताइए कौन सा सही होगा हमारा। हाँ बिल्कुल सही, देखिए पहला ऑप्शन क्या है कि धीरे चलाएं आगे खतरा है। दूसरा ऑप्शन क्या है कि वन क्षेत्र। तीसरा ऑप्शन क्या है, आगे खतरा है। चौथा ऑप्शन क्या है, रास्ता दें। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो डी हो जाएगा। त्रिभुज अगर त्रिभुज बना दिया जाए तो उसका मतलब ये होता है कि रास्ता दें। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, साल 1919 में किन की गिरफ्तारी पर लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए। चलिए बताइए, बिल्कुल बढ़िया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्यों इकट्ठा हुए थे। चलिए पहला ऑप्शन क्या है, महात्मा गांधी। दूसरा ऑप्शन क्या है, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू। सी ऑप्शन क्या है, लाला लाजपत राय। डी ऑप्शन क्या है, CR दास। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया था, तब जो है जो जलियांवाले बाग में लोग इकट्ठा हुए थे। ठीक है, चलिए ये है हमारा
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन, हिंद महासागर कृत्रिम रूप से किस नहर के माध्यम से भूमध्य सागर से जुड़ा है? चलिए बताइए। हिंद महासागर, तो हिंद महासागर जो है वो किस कृत्रिम रूप किस नहर के माध्यम से जुड़ा है? बताइए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। बिल्कुल सही, स्वेज नहर के माध्यम से जुड़ा है ना। देखिए इसको खुदवाया गया था। क्यों खुदवाया गया था? क्योंकि जो है यूरोपीय देश हैं, जब वहाँ से हमारे जो है भारत देश में जब आना होता था जो है ब्रिटिशों को, तब जो है ये उनके लिए बहुत ही आसान रास्ता हो जाता था। वो पूरा अफ्रीका महाद्वीप घूमकर जो है आते थे, लेकिन जब स्वेज नहर की स्थापना कर दी तब वो डायरेक्ट रूप से हमारे भारत में प्रवेश कर जाते थे, है ना। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? स्वेज नहर। ठीक है, चलिए देखिए, हिंद महासागर कृत्रिम रूप से स्वेज नहर के माध्यम से भूमध्य सागर से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब बात आई है कील नहर। तो कील नहर जो है ये बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से जोड़ती है। ठीक है, ये विश्व की सबसे व्यस्ततम नहर है। जो कील नहर है ये विश्व में सबसे व्यस्ततम नहर है। ये बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से जोड़ती है। अब बात आई है क्या? वायलैंड नहर। तो वायलैंड नहर जो है ये न्याग्रा जलप्रपात से होते हुए अटलांटिक महासागर में जाते समय होने वाली असुविधा को दूर करने के लिए बनाया गया है। कहाँ से? अटलांटिक महासागर में जाने के लिए। ठीक है, इसको बनाया गया है। चलिए अब बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्त? देखिए, किस न्यायिक मामले में उच्चतम न्यायालय ने ये बताया कि पहली शादी के रहते हुए भी दूसरी शादी करना एक दंडनीय अपराध है, हालांकि इससे दूसरी शादी अमान्य नहीं होगी? चलिए बताइए, किस न्यायिक मामले में बताया गया है? देखिए, अब पहला ऑप्शन इसमें क्या है कि मध्य प्रदेश राज्य बनाम मदन लाल। दूसरा ऑप्शन क्या है? सरला मुदगल बनाम भारत संघ। सी ऑप्शन क्या है? समता बनाम आंध्र प्रदेश राज्य। डी ऑप्शन क्या है? पीए इनामदार बनाम महाराष्ट्र राज्य। तो आपका जो बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, सरला मुदगल बनाम भारत संघ। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कहा गया कि प्रथम राज्यसभा का गठन किस वर्ष हुआ था? तो प्रथम राज्यसभा का गठन कब हुआ था? 1952 में। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब बताइए 1950। तो 1950 में क्या हुआ था? भारत को गणतंत्र घोषित किया गया है। ठीक है, अब बात आई 1947। तो 1947 में क्या हुआ? तो देश को आज़ादी मिली है। ठीक है, तो हमारा जो इसका आंसर होगा वो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि निम्नलिखित रेगिस्तानों में से हिमालय पर्वत श्रृंखला से निर्मित वह कौन सा वर्षा छाया रेगिस्तान है जो हिंद महासागर से वर्षा ले जा रहे बादलों को अवरुद्ध करता है, मतलब रोकता है? तो वो कौन सी रेगिस्तान है? चलिए बताइए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए ऑप्शन पहला क्या है कि काराकुम रेगिस्तान। दूसरा ऑप्शन क्या है? गोबी रेगिस्तान। तीसरा ऑप्शन क्या है? तकला मकान रेगिस्तान। चौथा ऑप्शन क्या है? थार रेगिस्तान। तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, गोबी रेगिस्तान। गोबी रेगिस्तान हिमालय पर्वत श्रृंखला से निर्मित वह वर्षा छाया रेगिस्तान है जो हिंद महासागर से वर्षा ले जा रहे बादलों को अवरुद्ध करता है। अब तकला माकन, जो तकला मकान रेगिस्तान है, ये रेगिस्तान मध्य एशिया एवं चीन के सिजियांग प्रांत में है। थार का मरुस्थल भारत व पाकिस्तान में विस्तृत है। ठीक है, तो ये राजस्थान साइड में है। तो हमारा ऑप्शन इसमें कौन सा सही हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत में पहले कवि के रूप में किसे श्रद्धेय माना जाता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ये हिंदी में भी पूछा जाता है दोस्तों। चलिए बताइए कौन है? हाँ देखिए, पहला ऑप्शन क्या है कि तोल काप्यर। दूसरा क्या है? वाल्मीकि।
तीसरा क्या है कल की, चौथा क्या है वेद व्यास। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो वाल्मीकि हमारे जो है पहले कवि के रूप में माने जाते हैं। ठीक है, साल 2028 का जो कैलेंडर फिर से 2056 साल में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो वाल्मीकि को भारत के पहले कवि के रूप में जाना जाता है। तो वाल्मीकि ने ही बताया कि 2028 का कैलेंडर 2056 में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, अब तोलकापियर तमिल भाषा के महान लेखन थे। वेद व्यास वेदों की रचना की हैं। अब इन्होंने भारत जो ये देखिए वेद व्यास जो हैं ये महाभारत, पुराण तथा अन्य प्रसिद्ध जो है कई जो है महाकाव्य हैं जिनकी ये रचना की हैं। लेकिन ये जो वाल्मीकि हैं इन्होंने ही बताया, इन्होंने कैलेंडर की रचना की है। हम ऐसा कह सकते हैं कि वाल्मीकि जी ने कैलेंडर की रचना की है। तो हमारे जो है 40 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं दोस्तों। तो कैसे ये जो है सभी क्वेश्चन जो है कैसे रहे हैं और इसमें आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं आप कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट करके बताइए। और ये वीडियो कैसा लगा आपको इसको भी आप कमेंट करके बताइए। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए और इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फिर मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।